Hello everyone and welcome to today's class. Today we are going to talk about the classification of disability यानी disability के वर्गीकरण पर आज हम बात करेंगे, discussion करेंगे. So the kinds or the types of classification or the types of disability that we are going to talk about today are going to be the physical disability, visual impairment, hearing impairment, speech and language disability, intellectual disability, behavioral and emotional disorders and mental illness. अब इन सभी के ऊपर हम आने वाली क्लासेस में इन डेप्थ इनकी सिम्टम्स, क्लासिफिकेशंस, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी जानेंगे, सीखेंगे. बट आज की क्लास में हम एक इंट्रोडक्शन इन सभी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ का लेंगे ताकि हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए कि किस तरीके से एक कैटेगरी डिसेबिलिटी की दूसरी कैटेगरी से डिफर करती है. सो टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट द बेसिक concept of physical, visual and hearing disabilities, speech and language, etc., etc. And we are going to discuss them in detail in the coming classes. So starting with the physical disability, they are often broken down into basically वेरियस कैटेगरीज. इसमें फिजिकली इम्पेयर्ड आता है, हेल्थ इम्पेयर्ड आता है. फिजिकली इम्पेयर्ड बेसिकली उन बच्चों को या उन लोगों को माना जाता है जिनमें मोटर डेवलपमेंट या मोटर मूवमेंट जो है वो डेफिशिएंट होता है. मोटर मूवमेंट के ऊपर और मोटर डेवलपमेंट के ऊपर हमने काफ़ी क्लासेस में चर्चा की है. उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके टाइप्स, फैक्टर्स जो उन्हें अफेक्ट करते हैं उस बारे में भी हम सीख चुके हैं. जस्ट टू रिवाइज, मोटर डेवलपमेंट बेसिकली हमारे हाथों और पैरों के मूवमेंट्स को हम कहते हैं जिससे हम चल पाते हैं, चीज़ों को पकड़ पाते हैं, हाथों से जेस्चर्स कर पाते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो फिजिकली इम्पेयर्ड उन मनुष्यों को और खासकर उन बच्चों को कहा जाता है जिनमें मोटर मूवमेंट्स डेफिसिट होते हैं और ये किसी ना किसी किस्म के मस्तिष्क के डैमेज से या फिर किसी हाथ या पैर की चोट, उसके लॉस से, परमानेंट चोट और लॉस से जो है अराइज होती हैं. इसलिए ऐसे मनुष्यों को हम फिजिकली इम्पेयर्ड की कैटेगरी में डालते हैं. हेल्थ इम्पेयर्ड बेसिकली ऐसे मनुष्य होते हैं या ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें ऐसी कोई पर्टिकुलर इलनेस या डिजीज हो जो उनके शरीर के अंगों के नॉर्मल ऑपरेशन में बाधा उत्पन्न करती हो. तो जहाँ फिजिकली इम्पेयरमेंट में या तो किसी अंग का कट जाना, उसका लूज कर जाना या मोटर मूवमेंट में डेफिसिट होना आता है, वहीं हेल्थ इम्पेयरमेंट में किसी बीमारी के कारणवश यदि कोई व्यक्ति अपने किसी अंग का पूरी तरीके से उपयोग ना कर पाए तो उसे हम हेल्थ इम्पेयर्ड की श्रेणी में रखेंगे. ये जो बीमारियां हेल्थ इम्पेयर्ड में होती हैं ये सीधा सीधा व्यक्ति के मोटर मूवमेंट पर भी असर डाल सकती हैं. तो हेल्थ इम्पेयर्ड व्यक्ति फिजिकली इम्पेयर्ड भी हो सकता है. इसके बाद फिजिकल डिसेबिलिटी में आता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी. इसमें हाथ के या पैर के एक हिस्से या फिर संपूर्ण हाथ या पैर का जो है वो निष्क्रिय हो जाता है ना. इन दिस देयर इज अ लॉस or absence or inactivity of maybe a part of your hand or whole hand or leg या दोनों, चाहे वो पैरालिसिस से हो, सेरेब्रल पॉल्सी या फिर एम्प्यूटेशन यानी किसी कारणवश अगर किसी मनुष्य का कोई हाथ पैर काटना पड़ जाए उसकी वजह से यदि वो चलने फिरने में उसे समस्या आने लगे तो उसे हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी की श्रेणी में डालेंगे. इसके साथ यदि किसी किस्म की फिजिकल डिफॉर्मिटी है जैसे कि पोलियो है या फिर व्यक्ति की कमर झुकी हुई है, कुबड़ निकली हुई है या हंचबैक जिसे हम कहते हैं, व्यक्ति की जो स्पाइन है उसमें किसी किस्म का डैमेज है जिसकी वजह से वो नॉर्मल शारीरिक मूवमेंट्स नहीं कर पाता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं नॉर्मली चल पाता, तो उस केस में भी हम उसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी की श्रेणी में ही डालते हैं.
ड्वार्फ्स जो होते हैं, ड्वार्फिज्म जिसे हम कह रहे हैं, जो बौनापन जिसे हम कहते हैं, व्यक्ति अपने संपूर्ण शारीरिक लंबाई को नहीं पा पाता और एक असामान्य रूप से छोटा रह जाता है, जैसे हम ड्वार्फिज्म के नाम से जाते हैं, उनके भी जो गर्दन है वो परमानेंटली स्टिफ रहती है और उन्हें अपने नॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स, हाथ पैर के मूवमेंट में भी समस्या आती है। तो ड्वार्फिज्म भी एक फिजिकल डिसेबिलिटी की ही प्रकार या उसी की ही श्रेणी में हम रखते हैं। देन सेरेब्रल पॉल्सी, जिसके बारे में हम आगे भी काफ़ी जो है डिटेल में पढ़ेंगे। सेरेब्रल पॉल्सी भी आपके शारीरिक मूवमेंट्स को लिमिट करता है, आपके चेहरे की कुछ मसल्स को, हो सकता है आपके हाथों पैरों की कुछ मसल्स जो है वो पैरालाइज हो रखी हैं, ढंग से मूव नहीं कर रही हैं या झटके से मूवमेंट करती हैं, तो वो भी सेरेब्रल पॉल्सी की श्रेणी में आता है। एंड लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन, लेप्रेसी अपने आप में एक बहुत सीरियस बीमारी है, पर वो मनुष्य जिनका लेप्रेसी ठीक हो चुका है, मिर्गी के दौरे जिनके ठीक हो चुके हैं, उनके भी कई बार फिजिकल डिफॉर्मिटीज रह जाती हैं आगे जाकर एडवांस्ड एज में, और इस समस्या की वजह से उन्हें आगे जाकर अपनी कोई जॉब या फिर कोई ऑक्यूपेशन अचीव करने में समस्या आती है। तो लेप्रेसी जिनकी ठीक हो चुकी है पर शरीर में कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी उस लेप्रेसी की वजह से आ चुकी है, तो उसे भी हम फिजिकल डिसेबिलिटी की श्रेणी में ही रखते हैं। इन सारी प्रकारों को मिलाकर जो है फिजिकल डिसेबिलिटी बनता है। मात्र सतही तौर पर यदि हम देखें कि यदि व्यक्ति दोनों पैरों से ढंग से चल नहीं पा रहा तो सिर्फ वो फिजिकल डिसेबिलिटी होगी, ऐसा नहीं होता है। दूसरे टाइप की जो डिसेबिलिटी है, जो दूसरा श्रेणी है या कैटेगरी है, दैट इज विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट या विजुअली डिसेबल्ड पर्सन जो है उसकी नज़र में या उसकी आंखों में किसी किस्म का लाइट परसेप्शन नहीं होता। आंखों में यानी दोनों आंखों में किसी किस्म का लाइट परसेप्शन नहीं होता, बट या फिर अगर लाइट परसेप्शन है, लाइट परसेप्शन से मतलब है कि वो बिल्कुल अंधा है, उसके सामने यदि आप उसकी आंखों में टॉर्च भी डालेंगे तो भी उसको नहीं नजर आएगा कि सामने कोई लाइट लगी हुई है, प्रकाश को वो सेंस नहीं कर पाता। और अगर थोड़ा बहुत लाइट परसेप्शन है तो भी आंखें इतनी खराब हैं कि वो आपके सामने अगर आप कहें कि कितनी फिंगर्स हैं, 2 3 4, तो वो आपकी नज़र के बिल्कुल सामने रखी हुई फिंगर्स को भी देख के नहीं काउंट कर पाएगा या देख नहीं पाएगा। ऐसे मनुष्यों को हम विजुअली इम्पेयर्ड मानते हैं, विजुअली डिसेबल्ड लोग मानते हैं। 3 मीटर या 10 फीट की दूरी, मात्र 3 मीटर की दूरी पर भी व्यक्ति यदि उंगलियों को नहीं काउंट कर पाता तो उसे हम विजुअली इम्पेयर्ड कहेंगे। गुड डे लाइट में दोनों आंखें खुली हैं, काफी पर्याप्त रोशनी है, 3 मीटर या 10 फीट की दूरी पर यदि कोई मनुष्य उससे अपनी उंगलियां गिनने को कहे तो वो नहीं गिन पाए, उस केस में हम उसे विजुअली इम्पेयर्ड या विजुअली डिसेबल्ड पर्सन मानेंगे। विजुअली डिसेबल्ड पर्सन जो है वो बेसिकली 2 कैटेगरीज के होते हैं। ब्लाइंड, जिन्हें पूर्ण रूप से अंधापन होता है, जिन्हें कोई जो है लाइट को वो परसीव नहीं कर पाते, सेंस नहीं कर पाते, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसको लाइट का परसेप्शन तो है बट वो 1 मीटर की दूरी से चश्मा लगाकर भी फिंगर्स को काउंट नहीं कर सकता। यदि उसके सामने कोई दूसरा व्यक्ति 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है और उसे अपनी उंगलियां गिनने को कह रहा है तो भी वो उन उंगलियों को नहीं देख पाएगा, इवन इन गुड लाइट एंड इवन विथ स्पेक्ट्स, इवन विथ स्पेक्टिकल्स, तो हम उसे पूर्ण रूप से अंधा या ब्लाइंड मानेंगे। लो विजन दूसरी श्रेणी आती है विजुअल इम्पेयरमेंट की, जिसके अंदर व्यक्ति की आंखों में लाइट परसेप्शन है, वो लाइट को तो सेंस कर पाता है बट 3 मीटर की दूरी से चश्मे के सहित पर्याप्त रोशनी में जो है उंगलियों को काउंट नहीं कर पाता। तो 1 मीटर की दूरी पर यानी इतना पास से भी ना देख पाए तो हम उसे संपूर्ण रूप से अंधा मानते हैं, और अगर 3 मीटर की दूरी से नहीं देख पाए तो हम उसे लो विजन कैटेगरी ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट मानते हैं। Then we come to the third category, that is hearing impairment. Hearing impairment बेसिकली अर्थ ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको दैनिक स्पीच
या दैनिक बातचीत सुनाई ना दे, आमतौर पर यदि हम और आप बैठ के बात करेंगे तो यदि उसे वो भी सुनाई ना दे तो उसे हियरिंग इम्पेयर्ड व्यक्ति कहा जाता है। कुछ कैटेगरीज ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, जैसे एक व्यक्ति जो बिल्कुल नहीं सुन सकता, या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ जैसे कि तूफान, बिजली का कड़कना, बादल का गरजना, पटाखों की आवाज़, यदि वो ही आवाज़ें सुन सकता है, इतनी तेज़ इंटेंसिटी की आवाज़ें सुन सकता है परंतु नॉर्मल कन्वर्जेशंस नहीं सुन सकता, तो फिर हम उसे प्रोफाउंडली इम्पेयर्ड मानेंगे, डेफ मानेंगे। या फिर एक पर्सन जो कि बातचीत सुन सकता है परंतु सिर्फ उस केस में जब उसे बहुत तेज बोला जाए, बहुत तेज आवाज में यदि उसके सामने बात की जाए, जैसे हम कहते हैं कि वो ऊंचा सुनते हैं, तो जब बहुत ऊंची आवाज में उनके सामने बात की जाए, कान के पास जाकर ऊंची आवाज में बात की जाए, तो उसे सिवियर डिसेबिलिटी माना जाता है। बिल्कुल नहीं सुन सकता तो हम उसे प्रोफाउंड डिसेबिलिटी मानते हैं। बहुत तेज आवाज सुनता, सिर्फ बहुत तेज आवाज सुन पाता है कान के पास, तो हम उसे सिवियर डिसेबिलिटी मानते हैं। और यदि कोई ऐसा मनुष्य जो आपके सामने बात कर रहा है पर आपसे बार बार पूछ रहा है कि क्या, हाँ, यानी उसे नॉर्मल कन्वर्सेशन सुनाई ढंग से नहीं देता और आपको बार बार उसके सामने रिपीट करना पड़ता है, और वो आपके चेहरे की भाव भंगिमाएं और आपके लिप रीडिंग को करके समझने की कोशिश कर रहा है कि आपने क्या बोला है, तो उस केस में उसे मॉडरेट डिसेबिलिटी माना जाता है। और एक ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा ऊंचा सुनता है पर उसके दैनिक कॉन्वर्जेशंस में उसको ज़्यादा समस्याएं नहीं आती, तो उस अवस्था में उसे माइल्ड डिसेबिलिटी का, माइल्ड हियरिंग डिसेबिलिटी वाला माना जाता है। सो ये जो माइल्ड मॉडरेट डिसेबिलिटीज है ये हार्ड ऑफ हियरिंग की श्रेणी में आते हैं। पूर्ण रूप से यदि आप नहीं सुन सकते और सिर्फ थंडर्स और क्रैकर्स की आवाज़ें ही सुन सकते हैं तो फिर आपको डेफ की श्रेणी में रखा जाता है। Then we have speech and language disability. स्पीच डिसऑर्डर्स वो होते हैं जिसमें व्यक्ति जो है वो साउंड, है ना, मुंह से निकलने की जो आवाज़ें हैं, नॉट रियली लैंग्वेज, सिर्फ आवाज़ें भी जो हैं वो एबनॉर्मल प्रोड्यूस करता है। ऐसी आवाज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा इरेगुलर ब्रीदिंग की आवाज़ें हैं, या फिर अगर उसे कोई नॉर्मल आवाज़ भी निकालनी है तो वो बहुत ही एबनॉर्मली निकलती है, उसको हम वॉइस डिसऑर्डर्स या स्पीच डिसऑर्डर्स कहेंगे, जिसमें उसे आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, रेजोनेशन में प्रॉब्लम आती है, रिदम, टाइमिंग ऑफ स्पीच, फ्लुएंसी, जैसे स्टटर करना, हकलाना, क्लटर करना, ये सारी चीज़ें जो है वो स्पीच डिसऑर्डर्स में आती है। स्टटर, स्टैमर, कुछ लोग जो हकलाते हैं या अटकते हैं, वो जो है वो स्पीच डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आता है। और लैंग्वेज डिसऑर्डर्स जो हैं वो प्रोफेशनल व्यू पॉइंट के हिसाब से वेरी करता है। इट कैन बी कैरेक्टराइज्ड नॉट ओनली बाय abnormal comprehension or production of the symbol but also by non-linguistic mechanisms. मतलब कि they may take form of disorders in कि आपको कोई स्पीच ना तो समझ में आ रही है, ना आपसे आर्टिकुलेट हो रही है, ना उसको आप ढंग से बोल पा रहे हैं, ना आप उसको समझ पा रहे हैं। लैंग्वेज डिसऑर्डर ये भी होता है कि आप समझ में आने लायक सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे, कि आपको फ्रेजेस बनाना नहीं आ पा रहा, आप उस भाषा में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, समझ में आने लायक फॉर्म में अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे, पर्सनल इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे, तो उस केस में हम उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर मानेंगे। और यदि हकलाना है, बड़बड़ाना है, स्टैमर करना है, अटकना है, तो हम उसे स्पीच डिसऑर्डर की श्रेणी में मानते हैं। देन वी हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बेसिकली लर्निंग डिसेबिलिटी आती है और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी आती है। लर्निंग डिसेबिलिटी एक नॉर्मल जेनेरिक सा टर्म है जिसमें काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स आते हैं, खासकर ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि व्यक्ति के सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, क्रिटिकल थिंकिंग करने, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और सोशल स्किल्स को
के अंदर डिफिकल्टी दिखाता है, व्यक्ति मैथ में अच्छा नहीं है, बोलने में या लिखने में अच्छा नहीं है, ढंग से पढ़ नहीं पा रहा है, तो इनको भी लर्निंग डिसेबिलिटीज के हिसाब से हम मानते हैं। और ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो है तंत्रिका तंत्र के डिसफंक्शन से जुड़ा है। इवन दो एक लर्निंग डिसेबिलिटी दूसरे हैंडीकैप्स के साथ अकर कर सकती है, जैसे कि बाकी किसी सेंसेस में इम्पेयरमेंट है, बच्चा सुन भी नहीं पा रहा और उसे किसी किस्म की लर्निंग डिसेबिलिटी भी हो रही है, बट कई बारी उसके आसपास का सामाजिक वातावरण भी या उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन ना दी जाए तो उसके आसपास का वातावरण, सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण भी उसको लर्निंग प्रॉब्लम्स करने में योगदान दे सकता है, उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी को उजागर करने में या अराइज करने में, ओरिजिनेट करने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स जो हैं वो जैसा कि नाम है कि ये बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज, चाहे वो स्पोकन हो या रिटन हो, या फिर व्यक्ति में ढंग की क्षमता नहीं है सुनने, बोलने, पढ़ने, सोचने की, स्पेलिंग लिखने की या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की। तो अगर बिल्कुल स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है तो हम इसको जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं डालेंगे। इसमें ऐसी कंडीशंस आती हैं जैसे कि परसेप्चुअल हैंडीकैप्स, ब्रेन इंजरी, थोड़ा बहुत ब्रेन का डिसफंक्शन, डिसलेक्सिया जिसमें बच्चा शब्दों को उल्टा लिखता है, अक्षरों को उल्टा लिखता है, डेवलपमेंटल अफेजिया आदि। इन सभी को हम आने वाली क्लास में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में वे बच्चे नहीं आते जिनको किसी ना किसी विजुअल हियरिंग या फिर मोटर इम्पेयरमेंट की वजह से या मेंटली चैलेंज या इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, उन लोगों को हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के श्रेणी में नहीं डालते। वो बच्चा जो ढंग से पढ़ देखना जानता है, सुनना जानता है, बाकी उसके सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स नॉर्मल हैं, बट फिर भी उसको नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, नॉर्मल शब्दों को समझने, पढ़ने और लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्हें हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की श्रेणी में रखेंगे। Then we have behavioral and emotional disorders. ऐसी कंडीशन जिसके अंदर कुछ एक विशेषताएं, कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, लंबे समय तक रहती हैं और व्यक्ति की एजुकेशनल परफॉर्मेंस, खासकर उसके शैक्षणिक परफॉर्मेंस को बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही प्रतिकूल रूप से असर डालती हैं। ऐसी कंडीशंस जो हैं वो बिहेवियरल इमोशनल डिसऑर्डर्स में आती हैं। जैसे कि बच्चा जो है वो ऐसी अक्षमताओं से ग्रसित है जो कि ना तो उसके हेल्थ से रिलेटेड है, ना उसके सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड है, वो देख पा रहा है, देखना, छूना, सुनना, बाकी सारे उसके सेंसेस बिल्कुल सही हैं, बट फिर भी उसमें कुछ अक्षमताएं हैं जो ठीक नहीं हो रही हैं। ऐसी अक्षमताएं जो कि व्यक्ति को नॉर्मल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करने दे पा रहा, वो अपने टीचर्स के साथ नॉर्मल नहीं हो पा रहा, अपने साथियों के साथ, पियर्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स के साथ नॉर्मल नहीं हो पा रहा, उस अक्षमता को भी हम बिहेवियरल और इमोशनल डिसऑर्डर की श्रेणी में डालते हैं। व्यक्ति इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा है, जब उसे वो कभी भी चिल्ला दे रहा है या नाराज हो जा रहा है या फिर अपनी फीलिंग्स को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, अनहैप्पी है, डिप्रेस्ड है, तो भी वो बिहेवियरल और इमोशनल डिसऑर्डर की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अलावा स्कूल नहीं जाना है तो अचानक पैनिक अटैक आ गया, या फिर आप किसी फिजिकल पेन का शिकायत करने लग जाते हैं, तो ये टेंडेंसी भी इमोशनल डिस्टर्बेंस की श्रेणी में आती है। इसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया, ऑटिज्म भी अब इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स की श्रेणी में डाले जाते हैं। एंड देन वी हैव मेंटल डिसेबिलिटी। मेंटल बिहेवियर, मेंटल इलनेस एक
एक शब्द जिसे हम जानते तो हैं मेंटल रिटार्डेशन, हालांकि अब इसे इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बोला जाता है, because mental retardation is not politically acceptable, it is not correct. However, in order to make it clear to you, I'm using the word mental retardation, although it is not a word that we should be using. So basically mental retardation जो है सब एवरेज इंटेलेक्ट को दिखाता है, यानी बिलो एवरेज, औसत बौद्धिक क्षमता से भी कम यदि किसी की है तो उसे हम मेंटल या इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड मानेंगे। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के अनुसार यदि कोई औसत से भी कम इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का व्यक्ति है, जिसमें बेसिकली 3 क्राइटेरिया आने चाहिए। पहला, आईक्यू जो है वो 70 से 75 से कम हो। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा, सेल्फ रिलायंट नहीं है, किसी ना किसी व्यक्ति पे हरदम उसे डिपेंडेंट रहना पड़ता है नॉर्मल कामों के लिए भी, और साथ ही वो सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पा रहा, उसे अपने आसपास के सामाजिक वातावरण से ढंग से डील करना नहीं आ पा रहा। तो इन 3 आयामों को मिला के मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड की परिभाषा जो है वो पूरी होती है। देन मेंटल डिसेबिलिटी या अ मेंटली डिसेबल्ड पर्सन जो है उसके साथ रूटीन इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में भी उसको प्रॉब्लम होती है। वो अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ को अपने हमउम्र बच्चों के हिसाब से नहीं कर पाता, जैसे बात करना, रोना, हंसना, कब रोना है, कब हंसना है, फियर, सस्पिशन, ये सब, अचानक चिल्ला देना, अचानक वायलेंट हो जाना, ये सारी प्रवृत्तियां जो हैं वो इस डिसेबल्ड पर्सन में हम देखते हैं। मेंटली डिसेबल्ड बेसिकली 2 कैटेगरीज में काउंट किए जाते हैं, जिसको एक हम मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं और दूसरा मेंटली इल या मेंटल इलनेस के नाम से जाना जाता है। अगर बच्चे के जन्म से ही या बचपन से ही 18 साल की आयु से पहले ही इस किस्म की प्रवृत्तियां देखी जाती हैं कि बच्चा जिस समय पर बोलना चाहिए था या बैठना सीख लेना चाहिए था या चलना फिरना शुरू कर देना चाहिए था, बट उस आयु से काफ़ी लेट वो इन क्षमताओं को पूरा करता है, तो उन्हें हम चैलेंज्ड मानते हैं, इंटेलेक्चुअली चैलेंज मानते हैं। और इसके अलावा जो प्रवृत्तियां हैं वो सब मेंटली इल की श्रेणी में हम रखते हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनको असेस करके जो है मेंटल डिसेबिलिटी को डायग्नोस किया जाता है, चाहे वो सेंसरी स्किल्स हो, मोटर स्किल्स हो, एकेडमिक स्किल्स हो, या फिर डेली लिविंग या होम स्किल्स हो, उन सबको जज करके जो है इन बच्चों को डायग्नोस किया जाता है। इसके अलावा भी डिसेबिलिटीज होती हैं जिनको हम आने वाली क्लासेस में एक बार देखेंगे। मल्टीपल डिसेबिलिटीज भी होती हैं, एक व्यक्ति के सिर्फ हियरिंग डिसऑर्डर नहीं है, विजुअली इम्पेयर्ड भी है, या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ फिजिकल इम्पेयरमेंट भी है। तो कंबाइंड या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटीज का भी जो है एक स्टेज होता है, एक कैटेगरी होती है जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी में आता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। हमने आज सिर्फ और सिर्फ डिसेबिलिटी के क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन देखा है। इन कमिंग क्लासेस वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज फिजिकल एंड विजुअल एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज, बिहेवियरल डिसेबिलिटीज इन डिटेल। हम उनके बारे में और जानेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, उनकी डेफिनेशंस को थोड़ा और इन डेप्थ जानेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। फॉर नोट्स ऑन द टॉपिक डू चेक